एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन ट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स एंड जिसमें कि हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है एंड पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, बिकॉज हिस्ट्री में हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी, 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें कि पहली वीडियो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा आ जाता है ऋग्वेद सिविलाइजेशन के बारे में। ऋग्वेद सिविलाइजेशन यानी कि जो कि था वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर था, जहाँ पे कि 1500 बीसी से स्टार्ट होकर 600 बीसी तक आपका पूरा वैदिक सभ्यता रहा है, जो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जो कि है 1500 से 1000 बीसी आपका ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन यानी ऋग्वेद सभ्यता, एंड उसके बाद है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक आपका उत्तर वैदिक काल, या आप इसे कह सकते हैं लेटर वैदिक एज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरे पीछे से आपको आवाजें आ रही हो हॉर्न वगैरह की, तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज वीडियो तो मुझे शूट करनी ही है एंड ये थोड़ा मेरा घर थोड़ा व्हीकल जहाँ ज़्यादा चलते रहते हैं मेन रोड की तरफ पड़ जाता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि ऋग्वेदिक हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने कोई बोरिंग लेक्चर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए हैं कि मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में अगर आपको समझाया हो तो नहीं, स्टोरी फॉर्म में बिल्कुल नहीं समझाया है, बिकॉज स्टोरी फॉर्म में समझने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं महसूस होता है। स्टोरी फॉर्म में हम तब समझ सकते हैं जब हम क्लास अटेंड कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, सामने टीचर सामने हो, जो इंटरेस्टिंग लगता है, टीचर इंटरेस्टिंग तौर पर पढ़ाता है एंड मैं अभी सिर्फ बोल रही हूँ ना, मेरे सामने कोई बच्चा है ना कुछ, तो इंटरेस्ट अपने आप भी नहीं आता पढ़ाने में कि स्टोरी को हम घुमा फिरा के अच्छे इंटरेस्ट से पढ़ा सकें। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर मैं फालतू 1-2 घंटे का लेक्चर आपको दूं और आप उसमें से सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही निकाल पाएं, तो डेट वुड बी अ प्रॉपर टाइम ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो उतना वेस्ट हमें नहीं करना है, बिकॉज हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए जो सीखने में आए। तो दैट इज़ वाई मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लाई हूँ, जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जो चीज़ों पे आपको ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक एज के बारे में, या उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि आपका शुरू हुआ था 1000 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आपको पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन का जो था, ठीक है, वो आर्यंस आर्यंस जो आए थे, आर्यंस ने उसका निर्माण किया था। तो आगे हम देख लेते हैं जो उत्तरवादी काल में थे उनकी सोसाइटी कैसे थी। इन दिस एज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्नर्स वर बेस्ड ऑन बर्थ। तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेदिक सभ्यता, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। ठीक है, तो वो अगर इन्फॉर्मेशन आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फायदा है ही नहीं। तो लास्ट मैंने आपको ऋग्वेदिक काल में आपको बताया था कि जो वर्णों का क्लासिफिकेशन हुआ था वो उनकी कर्म के आधार पर हुआ था, काम के आधार पर हुआ था, कि जो पढ़ाते थे वो ब्राह्मण हो गए थे, जो मजदूर थे वो शूद्र हो गए थे। तो इस तरीके से कर्म के आधार पर, काम के आधार पर उनका डिवाइड हुआ था, उनका क्लासिफिकेशन हुआ था। लेकिन यहाँ आते आते क्या हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते हुआ यूं कि ये बर्थ के आधार पर होने लगा, जो कि आज तक चलता हुआ आ रहा है। जो बच्चा जिस घर में जन्म लेता था वो वही होता था। अगर आज ब्राह्मण के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ब्राह्मण ही होता है, वो ठाकुर राजपूत या आप कह लीजिए कोई लोअर कास्ट का नहीं होता है, ना वो शूद्र होता है, ना वो ठाकुर या क्षत्रिय होता है। अगर वो ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है तो ब्राह्मण होता है। और ये सभ्यता आप कह लीजिए कि जो आपकी उत्तरवादी काल की जो सभ्यता है वो आपकी आज तक चली आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले होता था वो चीजें कर्म के आधार पर होती थी, काम के आधार पर होती थी। लेकिन इस सोसाइटी से, इस एज से, इस काल से आपका क्लासिफिकेशन जो चेंज हुआ है वो हुआ है बेस्ड बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर। जिस बच्चे ने जहाँ जन्म लिया है वो उसका वहीं से कर्म डिसाइड हो जाता है था। ठीक है, आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन बिगिनिंग ऑफ कास्टिज्म और कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इस क्लासिफिकेशन के बाद क्या हुआ, इस क्लासिफिकेशन के बाद हुआ कास्टिज्म में आपका हुआ भेदभाव का जो स्टार्ट होता था, कास्ट सिस्टम का जो इंडिया में, भारत में वो चीजें शुरू होने लगी। ठीक है, कि आप ब्राह्मण हैं, आप बड़ी जाति के हैं, आप छोटी जाति के, इस तरीके का आपका भारत में शुरुआत होने लगी। After this classification, Brahmins became very powerful and condition of Shudras were very poor। और क्यों नहीं, ये तो होना ही था,
क्या हुआ आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन? इस क्लासिफिकेशन के बाद जो ब्राह्मण थे वो काफी पावरफुल हो गए, वो काफी शक्तिशाली हो गए, क्योंकि वो अब टॉप पर थे। वो ज्ञान के विषय में ले लीजिए, क्योंकि पहले उनका कर्म था कि अगर वो पढ़ाते हैं, अगर वो पुजारी पूजा करते हैं या पढ़ाते हैं, टीचिंग अगर उनका ऑक्यूपेशन था, तो उनको बोल दिया जाता था ब्राह्मण। बट अब अगर बर्थ के हिसाब से आप ले लीजिए तो ब्राह्मण तो हमेशा ब्राह्मण ही रहने वाला है। ब्राह्मण कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई सिचुएशन आई तो वो छोटा काम करेगा तो उसका वर्ण चेंज हो जाएगा, नहीं, वो रहेगा ब्राह्मण ही। इस एज में ब्राह्मणों को काफी शक्तियां मिल चुकी थी, ब्राह्मण काफी पावरफुल हो चुके थे। और जो शूद्रास थे, जो काम करने वाले थे, जो मजदूर थे, जो लोअर कास्ट का आप कह लीजिए उनको, वो बहुत ही पुअर, बहुत ही गरीब हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है शूद्रास वॉज नॉट एबल टू रीड वेद एंड डू यज्ञ। तो क्या हुआ, शूद्रास को अब क्या हुआ, वेद पढ़ने का उनसे उनका हक छीन लिया और यज्ञ कर, जबकि यज्ञ तक उनसे नहीं करवाया जाता था या यज्ञ करने की अनुमति उनको नहीं दी जाती थी। बिकम वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन इन दिस एज, यानी यज्ञ क्या बन गया था, काफी फेमस बन चुका था इस काल में। ठीक है, और यज्ञ फेमस बनना यानी ब्राह्मणों को एक ऊंचा पद मिलना, क्योंकि यज्ञ कौन करवाता था, ब्राह्मण ही करवाते थे। ठीक है, तो यज्ञ इस काल में काफी आगे बढ़ चुका था, काफी उसको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इस काल का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। मोनार्की वॉज डेवलप्ड इन दिस एज बिकॉज द किंग वॉज सुप्रीम पावर इन दिस एज एंड द पोस्ट ऑफ किंग बिकेम हेरिडिटरी। अब क्या हुआ, मोनार्की सिस्टम इस एज में डेवलप हो चुका था, यानी राजतंत्र इसमें हो चुका था। जैसा कि मैंने बोला कि बर्थ के हिसाब से आपका ऑक्यूपेशन अब डिसाइड हो चुका था, आपके वर्ण अब डिसाइड हो चुके थे, तो ऑब्वियसली मोनार्की होना था। ठीक है, अब ब्राह्मण कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपका बेटा राजा ना बने। अगर ब्राह्मण शक्तिशाली है तो वो ये चाहेगा कि उसका बच्चा भी शक्तिशाली बने, और वो डेफिनेटली घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली बन ही जाता था, बिकॉज ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा तो वो ब्राह्मण ही आपका राजा बनेगा, उस ब्राह्मण को ही शक्तियां ज्यादा मिलेंगी। शक्तियां इन द सेंस वो वैसी शक्तियां नहीं, मतलब पावर उनको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो क्या हो गया था, राजतंत्र आ चुका था और सुप्रीम पावर पे राजा था। ठीक है, इस काल में सुप्रीम पावर थी उसके अंदर। पोस्ट ऑफ किंग क्या हो गई थी, राजा की पोस्ट अब हेरिडिटरी बन चुकी थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये इस काल में आ चुका था। नेक्स्ट है आपका देयर वर 12 मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ किंग। राजा के मंत्रिमंडल में 12 मंत्री हुआ करते थे उस समय। द मिनिस्टर्स वर ऑल्सो नोन एज रत्नी। मिनिस्टर्स को क्या बोला जाता था, रत्नी भी कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आ जाता है। बुधगो यानी भागदुग वॉज रेवेन्यू मिनिस्टर इन दिस एज। रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे इस समय, भागदुग यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर थे इस काल में। फेमस दसराजन युद्ध था, दसराजन युद्ध वॉज फाउट इन 1400 BC। ये कब हुआ था आपका, 1400 BC में आपका दसराजन युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नदी के, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। कहाँ पे, परुष्णी में। ठीक है, तो 10 राजन वॉर एक्चुअली हुआ क्या था, ये हुआ था सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये एक वॉर था। एक छोटा सा मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको ये चीज भी लर्न हो जाए। सुदास और 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें 10 राजा कौन थे, 5 तो आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। ठीक है, यानी आर्य थे और अनार्य थे। तो इन दोनों का जो इनका युद्ध हुआ, वो उसका जो जीते थे वो कौन जीते थे, वो जीते थे सुदास जीते थे। ठीक है, और उन्होंने क्या बनाया, सुदास ने एक कुरु डायनेस्टी बनाई, जिसके राजा थे आपके भारत, या आप इसे कह सकते हैं इसके राजा थे आपके भरत। ठीक है, तो क्या हुआ, इन भरत के नाम पर आपका इंडिया, हमारे हिंदुस्तान का नाम पड़ा भारत। समझ में आया आपका कि ये क्यों पड़ा। सुदास जब जीते, उन्होंने कुरुवंश बनाया और उसके जो राजा बने वो थे भरत, और भरत के नाम पर ही भारत का निर्माण हुआ था, भारत नाम का निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं इस एज के इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में, यानी आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर एंड सेकंड वाज ट्रेड। तो पहला ऑक्यूपेशन क्या था इनका, कृषि का काम था, खेतीबाड़ी का काम था, और दूसरा इनका क्या था, व्यापार का काम था। इट वॉज अ सेमी अर्बन सिविलाइजेशन। ये क्या था, अर्ध नगरीय सिविलाइजेशन था, ये प्रॉपर अर्बन सिविलाइजेशन भी नहीं था एंड प्रॉपर रूरल सिविलाइजेशन भी नहीं था, यानी नगरीय भी कुछ चीजें थी और कुछ चीजें रूरल भी थी। बट इन द लास्ट ऑफ द फेज वी सी सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, हमने लेकिन लास्ट में क्या देखने को मिलता है कि ये पूरा अर्बनाइजेशन हो चुका था। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका बिगनिंग ऑफ हैवी यूज ऑफ आयरन इन दिस एज। क्या हो गया था, आयरन का इस काल में काफी उपयोग होने लगा था, शुरुआत हो चुकी थी आयरन का यूज होने का, लौह का यूज होने का, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम बिकेम रेगुलर इन दिस एज। अब क्या हो गया था, टैक्सेशन सिस्टम भी आ चुका था इस काल में और रेगुलर हो गया था, ठीक है। देयर वर नो कॉइन इन दिस एज बट अ गोल्ड ऑर्नामेंट कॉल निशाका एंड अ सिल्वर ऑर्नामेंट सतनाम। तो इस एज में ज्यादा कॉइन का कोई ज्यादा हुआ नहीं था रिवोल्यूशन, लेकिन एक गोल्ड ऑर्नामेंट था जिसका नाम था निष्का और एक सिल्वर ऑर्नामेंट था जिसका नाम था सतनाम। तो ऑर्नामेंट के नाम भी आपको याद होने चाहिए ताकि आपको ये हमेशा ही याद रहे। नेक्स्ट है आपका, अगर इससे यहाँ पूछ लिया जाए रिलीजन, तो रिलीजन कैसा था, प्रजापति ब्रह्मा वॉज बिकम मोस्ट पावरफुल गॉड। तो इस रिलीजन में, इस धर्म में क्या हो गया था, प्रजापति ब्रह्मा बहुत ज्यादा मोस्ट पावरफुल गॉड बन चुके थे, ठीक है, उनको पूजा जाता था। नेक्स्ट है बिगिनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश इन दिस। अब जो आप ब्रह्म विष्णु महेश के बारे में पढ़ते हैं या ब्रह्म विष्णु महेश को ही हम लोग मानते हैं, ठीक है, तो इन भगवानों का जो कॉन्सेप्ट था इस एज में अब शुरू हो चुका था। पुषान बिकेम द गॉड ऑफ शुद्रास। तो पूषण नामक जो थे वो शुद्रास के भगवान बन चुके थे, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला अब डिवाइड हो चुका था, क्लासिफिकेशन हो चुका था, तो यहाँ भगवान भी अलग अलग बन चुके थे हर वर्ण में। तो फ्रेंड्स ये आपका था लेटर वैदिक काल, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध, मगध का उत्थान हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका ये था वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, आपने इसमें ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन भी पढ़ लिया, लेटर वैदिक एज या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन भी हमने पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आई नो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि इसमें इतना कुछ डालने के लिए था नहीं, बिकॉज मुझे अब आईएएस और पीसीएस की आपको तैयारी तो करवानी नहीं है कि मैं आपको हिस्ट्री उस लेवल की पढ़ाऊँ। अभी हमारा मेन मुद्दा है दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ठीक है, तो इसमें जिस लेवल की अगर आपकी आती है हम उस लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, हार्ड वर्क करके कोई फायदा नहीं है, स्मार्ट वर्क करके फायदा है। दैट इज वाई मैंने स्मार्टली ही आपके लिए पॉइंट चूज किए हैं और एक बोरिंग लेक्चर बिल्कुल भी नहीं दिया है। अगर आपको बोरिंग लेक्चर्स चाहिए तो फ्रेंड्स आप बता दीजिएगा, मैं बोरिंग भी बना दूंगी, बट वो फिर आपकी 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करने पे निकलती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये मुझे अपनी प्रॉब्लम पता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका हिस्ट्री का, आपका 2 टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका राइज ऑफ मगध आएगा, मगध का उत्थान आएगा आपका, उसके बारे में हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके चेक करिए। और अगर करंट अफेयर्स चाहिए तो वो भी डेली आपके आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जो नए भी नहीं है और रेगुलरली देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।